स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन इन पाइथन रिवीजन टूर 2। और आज के इस वीडियो लेक्चर रिवीजन क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिक्शनरीज इन पाइथन। डिक्शनरी एक लंबा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ध्यान से पढ़िएगा, सब्र से पढ़िएगा, ओवर कॉन्फिडेंट होके मत पढ़िएगा या इसको आगे भगा भगा के इस वीडियो को बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ वो सारे छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, वो सारे छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि शायद आप डिक्शनरी के विषय में नहीं जानते होंगे। डिक्शनरी इम्पॉर्टेंट है और आपके इस सैम्पल पेपर के अनुसार यदि मैं चलूँ तो ज़्यादा नंबर का वेटेज आने वाला है डिक्शनरी से। तो शुरू करते हैं डिक्शनरी इन पाइथन। सबसे पहले एक डेफिनेशन। डिक्शनरी इन पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ कीज वैल्यूज यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज लाइक अ मैप which unlike other data types which hold only a single value as an element। आगे चलते हैं इसी डेफिनेशन में। पाइथन डिक्शनरी इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है क्योंकि जो आपके क्लास 12 की सिलेबस की कुछ किताबें हैं वो बताती हैं आपको पाइथन डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या आइटम्स, और मैं यहाँ पे बताता हूँ कि पाइथन डिक्शनरी इज अ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो पुराने वर्जन 3.7 के पहले जो वर्जन्स हुआ करते थे पाइथन के, नो डाउट उसमें डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन हुआ करती थी, किंतु हम लोग बात करेंगे आज के हिसाब से तो आज 3.7 के ऑनवर्ड्स के वर्जन्स आ चुके हैं और इसमें डिक्शनरी इज नो लॉन्गर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, इट इज ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो दो चीज़ें हम लोग देखेंगे इस डेफिनेशन के हिसाब से। वो है नंबर 1 कि डेटा टाइप डिक्शनरी किस प्रकार से अलग है अपने दूसरे डेटा टाइप्स जिसमें लिस्ट, टपल्स और स्ट्रिंग्स आते हैं, और ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड कलेक्शन क्या होता है। और इन दोनों चीज़ों का मतलब मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल प्रोग्राम से। तो चलते हैं अपने पाइचाम में और देखते हैं इस डेफिनेशन का एग्जाम्पल। एक मैं लिस्ट बनाता हूँ एग्जाम्पल देने के लिए। ये हमारी लिस्ट, कुछ इंटीजर वैल्यूज़ मैं इसमें रख देता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं इसमें एक ऑर्डर में ही वैल्यूज़ को डालूँ, सॉर्टेड ऑर्डर में डालूँ, मैं किसी भी तरीके से वैल्यूज़ को रख दिया मैंने। तो ये है हमारी लिस्ट। यहाँ पे सारे के सारे आइटम्स या फिर लिस्ट के सारे एलिमेंट्स सिंगल वैल्यू के बने होते हैं। यही चीज़ हमने टपल में भी देखी थी कि एलिमेंट्स तो कई सारे हो सकते हैं लेकिन एक एक एलिमेंट एक ही एक डेटा वैल्यू का हो सकता है। ओके, यदि 72 है तो 72 ही रहेगा। इंडेक्स नंबर 0 पे एक ही आइटम रहेगा। इंडेक्स नंबर 0 पे एक साथ दो आइटम्स नहीं रह सकते हैं। वहीं पे यदि मैं डिक्शनरी बनाता हूँ, इसका नाम रखूँगा डिक, और ये बना दिए मैंने एक डिक्शनरी। डिक्शनरी में एक एलिमेंट दो पार्ट्स से मिलके बना होता है और डिक्शनरी की शुरुआत होती है ब्रेसेस से। तो ब्रेसेस, ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस, ये तीनों किसी ना किसी डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ब्रैकेट्स फॉर द लिस्ट, पैरेंथेसिस फॉर टपल्स एंड नाउ द ब्रेसेस फॉर द डिक्शनरी। अब ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज तो हैं, यहाँ पे आप कॉमा देख सकते हैं, और एक ये आइटम है, एक आइटम के साथ दो वैल्यूज अटैच हैं। नाम डिक्शनरी क्यों पड़ा? अब ये नाम डिक्शनरीज का क्यों दिया गया? आप सबने इंग्लिश की डिक्शनरी देखा होगा, हिंदी का शब्दकोश देखा होगा और उसको पढ़ा भी होगा, तो आप जानते हैं कि इंग्लिश के वोकैबुलरी की जो डिक्शनरी होती है उसमें एक आइटम दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक वर्ड और दूसरा उसका मीनिंग होता है ना। बिल्कुल उसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि ये एक वर्ड है और ये इसका मीनिंग है। हमारी डिक्शनरी का भी एक एलिमेंट दो दो पार्ट से मिलके बना हुआ है। अब मैंने यहाँ पे जो डिक्शनरी बनाई है ये रोल नंबर है, और इस रोल नंबर पे नेम्स कौन कौन से होंगे। तो 12 रोल नंबर पे नेम है माधव, 13 रोल नंबर पे नेम है प्रणव, 14 रोल नंबर पे नेम है श्रेयस। तो यहाँ पे आप लिस्ट और डिक्शनरी में डिफरेंस देख पा रहे हैं। लिस्ट टपल्स में एक एलिमेंट सिंगल वैल्यू का होता है, वेयर इस डिक्शनरी में एक एलिमेंट टू वैल्यूज़ का होता है।
अब इनका नाम क्या होता है? जो फर्स्ट पार्ट होता है ये होता है की, इसको क्या कहते हैं हम लोग? की। और सेकंड पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं वैल्यू। तब हम कह सकते हैं डिक्शनरी क्या होता है? इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। की और वैल्यू के जोड़े का एक कलेक्शन होता है और हम उसको कहते हैं डिक्शनरी, जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग में हम ब्रेसेस लगाते हैं। अब ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड क्या चीज़ें होती हैं? ऑल्दो मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर वो 3.7 के ऑनवर्ड्स का है, लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए पुराने वर्जन में क्या होता था ये मैं सिर्फ आपको थ्योरी में अभी बोल पाऊँगा, बता के ही शो कर पाऊँगा। अब देखो क्या होता था ना कि जैसे लिस्ट है तो लिस्ट को यदि मैं प्रिंट करवाने की कोशिश करूँगा, आई वॉन्ट टू प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट या कंप्लीट लिस्ट आई वॉन्ट टू प्रिंट, तो यहाँ पे हमको क्या मिला? जैसे हमने अपनी लिस्ट में एलिमेंट्स जिस भी ऑर्डर में रखे थे ठीक उसी ऑर्डर में हमेशा हमको मिलेंगे, इधर उधर नहीं होंगे। जो आइटम जिस इंडेक्स नंबर पर है वो आइटम उसी इंडेक्स नंबर पे बना रहेगा। लेकिन 3.7 के प्रायर वर्जन्स में हमने डिक्शनरी बनाई, जिस ऑर्डर में हमने अपने सारे के सारे आइटम्स को रखा वो एक्चुअली ऑर्डर इधर उधर हो जाया करता था। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में मैंने डिक्शनरी के आइटम्स को रखा है वो बिल्कुल वैसे ही बने रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे रखा है 12 माधव, दूसरे नंबर पे है 13 प्रणव और तीसरे नंबर पे है 14 श्रेष। ये ऑर्डर है। तो पुराने वर्जन्स में ये ऑर्डर मेंटेन रहने की कोई गारंटी नहीं लेता था पाइथन का इंटरप्रेटर। लेकिन अब जैसा हमने अपने डिक्शनरी के एलिमेंट्स को जिस ऑर्डर में रखा है वो हमेशा उसी ऑर्डर में बने रहेंगे। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन की, मैंने प्रैक्टिकल विवेचना रख दी। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी। डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करेंगे मैंने भी बताया है। कर्ली ब्रेसेस, कर्ली की आवश्यकता नहीं है, ब्रेसेस का मतलब ही होता है कर्ली ब्रेसेस। वैल्यूज या आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमा, पेयर ऑफ वैल्यूज होती हैं, की पेयर कहलाती हैं। और यहाँ पे कीज आर केस सेंसिटिव, तो केस सेंसिटिव कीज होती हैं। द की पार्ट जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। और की जो पार्ट होता है डिक्शनरी का, इसमें कुछ और रिस्ट्रिक्शंस भी चलते हैं जो कि हम लोग आगे चल के देखेंगे। अब डिक्शनरी कितने प्रकार से हम क्रिएट कर सकते हैं? एम्प्टी डिक्शनरी, डिक्शनरी का नाम और साथ में पेयर ऑफ ब्रेसेस, खाली अंदर कुछ नहीं, ये हमारी बन गई एम्प्टी डिक्शनरी। एक डिक्शनरी बनती है फंक्शन डिक्ट से। इसको कहते हैं कि क्रिएटिंग द डिक्शनरी यूजिंग द कंस्ट्रक्टर मेथड। ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, आप सिर्फ इतना समझिएगा कि डिक्ट फंक्शन भी हमारे डिक्शनरी को क्रिएट करता है। ये सब अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे इस प्रकार से। तीसरा जो अभी हमने देखा सिंपल तरीका है, वेरिएबल बनाओ, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाओ और की वैल्यूज के पेयर कॉमा सेपरेट करके देते चले जाओ। अब इन तीनों का भी मैं प्रैक्टिकल आपको बता देता हूँ। ये हमारी एम्प्टी डिक्शनरी हो गई, ये हो गया सिंपल तरीके से डिक्शनरी को क्रिएट कर देना। और हम लोग अपनी एम्प्टी डिक्शनरी में डिक्ट फंक्शन से कुछ की और वैल्यूज़ को डाल देते हैं, सीधे सीधे इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। डिक्ट वन को प्रिंट करते हैं और हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी और ये डिक्शनरी डिक्ट वन भी हमारी क्रिएट हो गई। फिलहाल ये तीन तरीके थे जिससे कि हम अपनी डिक्शनरी को बना सकते हैं। आप याद रखिएगा एम्प्टी डिक्शनरी कैसे बनानी है, सिंपल जैसे लिस्ट बनाते हैं और टपल्स बनाते हैं वैसे असाइनमेंट ऑपरेटर से भी हमने डिक्शनरी बना दी और एक डिक्ट फंक्शन को भी हमने यूज़ करके देख लिया। अब एक तरीका और है हमारे पास डिक्शनरी को बनाने का और ये फंक्शन का नाम है फ्रॉम कीज। फंक्शन का नाम क्या है? फ्रॉम कीज। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब फ्रॉम कीज को यूज़ करने से पहले हमको कुछ पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा कि फ्रॉम कीज ये जो मेथड है हमारे पास, इस मेथड से हम डिक्शनरी के की वैल्यूज़ को दे सकेंगे और जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग नहीं हो पाएंगी, वो सेम वैल्यूज़ ही जाएंगी। या फिर हमने वैल्यूज़ नहीं दिया तो डिफ़ॉल्ट सारी की सारी वैल्यूज़ नन हो जाएंगी। तो आइए और इसका प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने एक टपल बनाई, इसका नाम मैंने रखा सीक्वेंस और यहाँ पे मैंने कुछ नेम्स दे दिए। मैंने एक डिक्शनरी बनाई किससे?
डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज मेथड से, और यहाँ पे मैंने अपनी इस टपल को रख दिया। देखते हैं हमारी डिक्शनरी बनी कि नहीं बनी। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मैंने सीक्वेंस, जो टपल यहाँ पे दी हुई है, ये सारे के सारे आइटम्स इस टपल के जॉन, टिम और सिम की पार्ट में चले जाएंगे डिक्शनरी के। जो वैल्यू पार्ट है, चूंकि मैंने नहीं दिया है यहाँ पे, तो वैल्यूज़ नन पे सेट हो जाएंगी बाय डिफ़ॉल्ट। आउटपुट देखिए, जितने भी आइटम्स थे वो की के पार्ट बन गए और वैल्यूज़ में नन चला गया। देखो, की पार्ट के साथ जो दूसरी चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ता है वो ये है, जो भी डेटा टाइप हम की पार्ट में डालने जा रहे हैं वो डेटा टाइप हमेशा इम्यूटेबल ही होना चाहिए, क्योंकि डिक्शनरी का जो की पार्ट होता है वो इम्यूटेबल होता है और वैल्यू पार्ट जो होती है दैट कैन बी चेंज्ड, दैट इज म्यूटेबल। तब मैंने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग को डाला इन द की पार्ट ऑफ द डिक्शनरी यूजिंग डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज फंक्शन। स्ट्रिंग्स हमारी इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है, एक्सेप्ट हो गई एज अ की। और यदि मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया तो हमारी वैल्यूज़ के साथ हमारी सारी कीज बन जाएंगी। अब फ्रॉम कीज फंक्शन के साथ एक छोटी सी लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है चूँकि कि सिलेबस में है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रॉम कीज में आप अलग अलग कीज तो दे सकते हो, लेकिन वैल्यूज़ आप अलग अलग नहीं दे सकते हो। वैल्यू कोई भी एक दोगे वो सारी कीज के साथ अटैच हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक, तो अभी तक जो हमने डिक्शनरी के की पार्ट को देखा है और उसके दो लिमिटेशंस को हम समझ लिए हैं। नंबर 1, की पार्ट हमेशा केस सेंसिटिव होगा, अलग अलग केस के कीज अलग अलग माने जाएंगे। नंबर 2, की पार्ट में हमेशा हम इम्यूटेबल डेटा टाइप्स को ही रख सकेंगे, म्यूटेबल डेटा टाइप्स को की पार्ट कभी नहीं बना सकते। गॉट इट। आगे बढ़ने से पहले फ्रॉम कीज के साथ वैल्यू पेयर को हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट नन वैल्यू ही मिलती है, ये अभी हमने देखा है प्रैक्टिकल करके। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि की हमेशा इम्यूटेबल डेटा टाइप्स ही होंगी। तीसरा, वैल्यूज़ इम्यूटेबल और म्यूटेबल दोनों हो सकती हैं। चौथा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस में आता है कि कोशिश की जाती है कि डिक्शनरी की कीज़ को एक जैसी वैल्यू दी गई है। आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि डिक्शनरी की दो अलग अलग कीज़ को एक जैसी वैल्यू दी गई हैं, तो ये गलत होगा, एरर आएगा। की वैल्यूज़ सारी की सारी हमारी यूनिक होंगी, पूरी की पूरी डिक्शनरी में कोई भी की हमारी रिपीट नहीं होनी चाहिए। पांचवा नोट, ये भी इम्पोर्टेंट है कि डिक्शनरी में इंडेक्स का कंसेप्ट होता ही नहीं है। जो इंडेक्स का कंसेप्ट आपने स्ट्रिंग में देखा था, लिस्ट में देखा था, टपल में देखा था, डिक्शनरी में इंडेक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स को हम एक्सेस करते हैं जो की है उसके द्वारा, तो की से हमेशा हमको वैल्यू प्राप्त हो जाती है। जब भी हम की का नाम लिखेंगे तो हमको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और 6th नोट मैंने दिया है कि यदि आपने डिक्शनरी के किसी भी एलिमेंट को एक ऐसी की से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि की है ही नहीं डिक्शनरी में, तो वहाँ पे की एरर नाम का एक एरर जनरेट होगा। तो ये था हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द डिक्शनरी, और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अपने ध्यान में रखने होंगे डिक्शनरी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप, अभी तक हमने डिक्शनरीज में क्या क्या चीज़ें देख ली हैं। नंबर 1 इज़ द डेफिनेशन ऑफ द डिक्शनरी, किस प्रकार से ये अलग है टपल और लिस्ट से, और साथ में हमने ये भी जाना कि ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है। नंबर 2, डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं, अलग अलग तरीके डिक्शनरी को क्रिएट करने के, एम्प्टी डिक्शनरी, फ्रॉम कीज के साथ, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और फिर हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिक्शनरी क्या है। तो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए उसको आप याद रखिएगा, चाहे तो वापस जाके एक बार फिर से उसको देख लें। तो इतनी चीज़ों के साथ अब हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू ऐड अ न्यू एलिमेंट इन अ डिक्शनरी, कि एक डिक्शनरी में किस प्रकार से हम की और वैल्यू को जोड़ेंगे। डिक्शनरी की नेस्टिंग, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अपडेटिंग, मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन द डिक्शनरी, किसी एलिमेंट को किस प्रकार से हम डिक्शनरी में मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे हम लोग डिक्शनरी में से एलिमेंट्स।
चेकिंग फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ की इन द डिक्शनरी, कोई की हमारे डिक्शनरी में है कि नहीं है, इसको देखेंगे। प्रिटी प्रिंटिंग डिक्शनरी में क्या होता है, और काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट यूजिंग अ डिक्शनरी। ये छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं और इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग एडिंग की वैल्यू पेयर्स टू एन एम्प्टी डिक्शनरी। किसी खाली डिक्शनरी में हम लोग की और वैल्यू पेयर को कैसे जोड़ते चले जाएंगे। तो यह है छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन कि कभी कभी हमको डिक्शनरी में किसी एलिमेंट को या किसी आइटम को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ नए एलिमेंट्स को जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभी हमको जिसको हम कहते हैं अपडेट करना, किसी एलिमेंट को अपडेट करना है। तो लेट अस सी हाउ टू ऐड अ की वैल्यू पेयर टू अ डिक्शनरी, और फिर हम लोग देखेंगे कि अपडेट मेथड का यूज़ करके हम लोग यही अपडेशन या मॉडिफिकेशन इन द डिक्शनरी कैसे करेंगे। तो आते हैं वंस अगेन इन द पाइचार्म और प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम लोग डिक्शनरी के एलिमेंट्स को कैसे ऐड करेंगे और कैसे मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी बनाई है और डिक्शनरी के एलिमेंट्स में हमने डाला है की 1 जिसकी मीनिंग या जिसकी वैल्यू होगी रिवीजन, की 2 जिसकी वैल्यू है क्लास, और इसके बाद हम अपने करेंट डिक्शनरी को प्रिंट करने के लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे और देखेंगे कि हमारे इस डिक्ट नाम की करेंट डिक्शनरी में कितने एलिमेंट्स हैं जो अभी हमने अपनी डिक्शनरी बनाई है, हमारी डिक्शनरी सक्सेसफुली बन गई है कि नहीं बन गई है। नए एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिक्शनरी का नाम लिखेंगे और एक की लिख देंगे, दैट इज की 3 मैंने बनाई और उसकी हमने वैल्यू दिया बाय। इसी प्रकार से हमने बनाई की 4 और इसको दिया वैल्यू अजय। फिर हमने बनाई की 5 और इसको दिया एक वैल्यू सर, और ये की इसके बाद बनाई हमने की 6 और उसको दिया कंप्यूटर। देखते हैं कि हमारी ये नई डिक्शनरी में ये तीनों कीज आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं। रन करते हैं। करेंट डिक्शनरी जो हमने पहले बनाई थी, ये हमारे पास 2 की और 2 वैल्यू पेयर के साथ थी, और इसके बाद हमने इसमें कुछ नई की जोड़ी, की 3, की 4, की 5, की 6 के नाम से, और उनको ये वैल्यूज़ दिया। और यहाँ पे हमारे की 3, की 4 विद द वैल्यू अजय, की 5 विद द वैल्यू सर ये आ गई, और की 6 भी हमारा यहीं पे होगा आगे, दैट इज विद द कंप्यूटर। देखो किसी भी खाली डिक्शनरी में या किसी डिक्शनरी में जिसमें कि पहले से एलिमेंट्स हैं, यदि हम नए एलिमेंट्स डालना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, आपको डिक्शनरी का नाम लिखना है, पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में की वैल्यू डालनी है, और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के एक वैल्यू पार्ट आपको दे देना है। ये छोटा सा सिंटेक्स है। ध्यान में क्या रखना होगा कि की कहीं रिपीट ना हो जाए, क्योंकि कीज़ को हमको यूनिक रखना है, सारी की सारी कीज़ को। यहाँ पे मैंने की को डुप्लीकेट रख दिया। अब देखिए कि की 2 पहले से हमारे पास डिक्शनरी में है, और हमने यहाँ पे अपनी डिक्शनरी में की 2 में बाय वैल्यू देने की कोशिश की, तब क्या होगा। हम जानते हैं कि की सारी की सारी यूनिक होनी है, 2 एक जैसी की डिक्शनरी में नहीं हो सकती है, किंतु यहाँ पे पाइथन का इंटरप्रेटर कोई एरर आपको नहीं देगा। करेगा क्या, अब ये जो हमारी की है जो एग्जिस्ट कर रही है डिक्शनरी में, उसको ये उठाएगा और उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा। आ रही समझ में बात। यदि हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स को अपडेट करना चाहते हैं और हमने की कोई ऐसी दे दी जो पहले से हमारी डिक्शनरी के किसी एलिमेंट में वो थी, तब उस पर्टिकुलर की वैल्यू एक नई वैल्यू हो जाएगी जो आप अभी देंगे, लेकिन 2 एक जैसी कीज डिक्शनरी में नहीं होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी डिक्शनरी में कोई नई की और वैल्यू का पेयर डालने से पहले पाइथन का इंटरप्रेटर चेक करता है कि कहीं इसी नाम की कोई और की तो नहीं पड़ी हुई है। यदि ऐसा होता है तो फिर डुप्लीकेट कीज के केस में नई वैल्यू पार्ट में चली जाएगी और पुरानी वैल्यू खत्म हो जाएगी। देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे की 2 जो पहले क्लास हुआ करती थी, अब वो बदल गई है बाय में। तो 2 चीज़ें आपने देख ली। आप किसी वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो उस की का नाम डाल के,
और यदि आपने सारी कीज़ को अलग अलग रखा, यूनिक रखा, तो फिर वो सारी की सारी कीज़ अपने वैल्यू पार्ट के साथ एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में अपेंड होते हुए चली जाएंगी, कोई अलग से फंक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि मैंने शुरू में बोली थी कि यदि डिक्शनरी खाली होगी तो उसमें एलिमेंट्स हम कैसे डालेंगे। जैसे अभी हमने देखा कि डिक्शनरी में यदि कीज़ पहले से हैं तो नए एलिमेंट्स को हम कैसे डालेंगे, तो खाली में भी बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर चलेगा। ये खाली डिक्शनरी मैंने बना दी, एम्प्टी डिक्शनरी मैंने बना दी है, और यहाँ पे मैं डिक्ट नाम के इस डिक्शनरी में एक की डाल रहा हूँ जिसका नाम है नेम, और फिर उसके बाद मैं उसको एक वैल्यू असाइन कर दे रहा हूँ, नेम में विजय। इसी प्रकार से इसी सेम डिक्शनरी में ठीक इसी प्रकार से मैं एक दूसरी की भी डाल रहा हूँ जो होगी जॉब, और जॉब में मैंने लिख दिया मैनेजर। ये दोनों कीज हमारी अपनी अपनी वैल्यूज के साथ डिक्शनरी में पहुंच चुकी हैं। यदि डिक्शनरी खाली है तो पहली की आराम से उसमें चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई की होने की संभावना है ही नहीं। लेकिन दूसरी की डालते समय पाइथन का इंटरप्रेटर चेक करेगा कि ये जो जॉब नाम की है या जो भी दूसरी की है वो हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। यदि एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी, अदरवाइज ये भी चली जाएगी। और इस प्रकार से हम एम्प्टी डिक्शनरी को ऑपरेट करते चले जाएंगे, एम्प्टी डिक्शनरी में की और वैल्यू पेयर्स को भरते चले जाएंगे। देखते हैं इसका आउटपुट। और ये हमारी डिक्शनरी जो कि पहले एम्प्टी थी वो क्रिएट हो गई। ओके, अब एक बार अपडेट मेथड को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास डिक्शनरी है D1 और ये D2 नाम की डिक्शनरी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी डिक्शनरी के जो की पार्ट है वो यूनिक है, अलग अलग है। जब मैं बोलूँगा कि D1 को D2 से अपडेट कर दो, तो D2 के जो भी कीज D1 में कॉमन है, एक जैसी है, वो तो अपनी वैल्यू से रिप्लेस होंगे, जिसको अभी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे सारी कीज हमारी जो है वो यूनिक है, अलग अलग है, इसलिए ये मर्ज हो जाएगी। मतलब D1 के एंड में D2 अपेंड हो जाएगा। और जब यहाँ पर हम प्रिंट करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि D1 में D2 मर्ज हो चुकी है। आउटपुट देखते हैं तो D1 में हमारा D2 मर्ज हो चुका है। A B हमारे पास पहले से थे, C और D अब। लेकिन वहीं पे यदि कोई की हमारी कॉमन हो जाती है, जैसे B यहाँ पर भी है और B हमारे पास D1 में भी है, और D1 को हम अपडेट कर रहे हैं D2 से, तो कॉमन कीज जो होंगी वो रिप्लेस हो जाएगी विद अ न्यू वैल्यू। इसका भी आउटपुट देखते हैं। अब हमारी B जो है, B नाम की जो है ये अपडेट हो गई है, इसका जो पुरानी वैल्यू थी वो खत्म हो गई। ये तो एक तरीका है हमारे अपडेट को यूज करने का। दूसरा ये है, फिलहाल इसको ठीक कर देते हैं। दूसरा ये होगा कि यदि हम कोई नई वैल्यू देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे Z भी मर्ज हो गया हमारे पास D1 में, ठीक है। और D2 खैर अभी मैंने इसको छोड़ दिया, D2 तो एक अलग चीज़ है, तो D1 में A B और Z आ जाएंगे, ये Z आ गए यहाँ। और फिर वही बात होगी, यदि की हमारे पास कॉमन है, मान लो ये C है, और हम D2 को यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं और प्रिंट करते हैं D2, तो हमको C नाम की जो की होगी ये अपडेट मिल गई, इसकी वैल्यू हमारी अपडेट हो गई। तीसरा भी एक छोटा सा तरीका है कि यदि मैं इसमें एक डिक्शनरी डाल दूं लाइक दिस, चूंकि डिक्शनरी इटरेबल सीक्वेंस होती है तो यहाँ पे मैं मल्टीपल एलिमेंट्स को डाल सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी डाल दी, तो C और D के साथ W और T भी हमारे पास D2 में आ जाएंगे, ये आ गए। और कहानी फिर वही होती, अगर कोई की यहाँ पर कॉमन होती तो एक नई वैल्यू से वो रिप्लेस हो जाती। ऐसे D रिप्लेस हो गया, D की पुरानी वैल्यू हुआ करती थी सर, अब वो क्लासेस हो गई है। यही है हमारा अपडेट मेथड। आगे बढ़ते हैं। नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरीज, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। यह है डिक्शनरी जिसका नाम है child1, यह है की, और वैल्यू पार्ट में हमारे पास है एक और डिक्शनरी जिसकी की और वैल्यू है, की और वैल्यू है। अब इस प्रकार यदि हम किसी नेस्टेड डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहेंगे जिसके वैल्यू पार्ट में एक और डिक्शनरी ऐड है,
तो बिल्कुल वही जैसे हमने लिस्ट के साथ किया था कि पहले ब्रैकेट में हम की का नाम रखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में हम अपने वैल्यू पार्ट के नेस्टेड डिक्शनरी के की का नाम रख लेंगे और इस प्रकार हम अपने डिक्शनरी के नेस्टेड पार्ट की वैल्यूज़ को एक्सेस कर पाएंगे। प्रैक्टिकल देखते हैं। अब अपने पाई चार्ट में मैंने यहाँ पे 3 डिक्शनरीज बनाई हैं। चाइल्ड 1 नाम की डिक्शनरी की 2 वैल्यूज़ हैं, नेम और ईयर। नेम में है जॉन वैल्यू और ईयर नाम की में है 2004। इसी प्रकार से चाइल्ड 2 नाम की डिक्शनरी है जिसमें नेम में है टिम और ईयर में वैल्यू है 2007। इसी प्रकार से चाइल्ड 3 नाम के इस डिक्शनरी में नेम और वैल्यू है। इन तीनों डिक्शनरी को हम लोग नेस्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे डिक्शनरी बनाई फैमिली और फैमिली नाम की डिक्शनरी के की पार्ट में हमने लिखा चाइल्ड 1 और चाइल्ड 1 में वैल्यू दे दी ये डिक्शनरी। ठीक है, इसको मैं अपर केस में कर देता हूँ। चाइल्ड 1 की वैल्यू क्या है? एक डिक्शनरी जो कि हमने अभी अभी क्रिएट की है। इसी प्रकार से चाइल्ड 2 की वैल्यू क्या होगी? हमारी चाइल्ड 2 नाम की डिक्शनरी और चाइल्ड 3 नाम की डिक्शनरी में हमने वैल्यू पार्ट में नेस्ट कर दिया चाइल्ड 3 नाम की इस प्री मेड डिक्शनरी को। तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारे सामने आया मैं अभी आपको ये बताता हूँ। आउटपुट दिखाता हूँ फैमिली का। प्रिंट, हमने इस अपनी डिक्शनरी को जिसका नाम है फैमिली, इसको शो किया और आप देख सकते हैं ये हमारे पास ऑर्डर आया डिक्शनरी का। चाइल्ड 1 नाम की में ये डिक्शनरी नेस्ट हो गई। ये डिक्शनरी पूरी की पूरी वैल्यू पार्ट में नेस्ट हो गई है। चाइल्ड 2 में चाइल्ड 2 नाम की डिक्शनरी नेस्ट हो गई है और इसी प्रकार से चाइल्ड 3 में भी चाइल्ड 3 की डिक्शनरी नेस्ट हो गई है। अब यदि हमको विम चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे? फैमिली नाम की डिक्शनरी का चाइल्ड 3, क्योंकि विम कहाँ है? चाइल्ड 3 में, चाइल्ड 3 अपर केस में है और उसमें नेम मिल जाएगा विम। साथ में एक मैंने यहाँ पे स्पेस दिया और यूज़ किया ईयर भी जानने के लिए। तो चाइल्ड 3 का ही फैमिली के चाइल्ड 3 का ईयर पार्ट। इस प्रकार से हमारे चाइल्ड 3 नाम के इस नेस्टेड डिक्शनरी जिसकी की का नाम है अपर केस वाला चाइल्ड 3, इसमें जो हमने की नेम और की ईयर को एक्सेस करके उनकी वैल्यू को जानने की कोशिश की और इस प्रकार हमने अपने नेस्टेड डिक्शनरी की वैल्यूज़ को प्राप्त करने के लिए आउटर डिक्शनरी का की पार्ट को लिखा और फिर नेस्टेड डिक्शनरी के एक एक करके हमने दोनों की पार्ट्स को लिख दिए जिससे कि हमको इन दोनों की वैल्यूज़ मिल जाए। और यहाँ पे हमको मिला विम। डिक्शनरी को नेस्ट करने के बाद टू एक्सेस द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ नेस्टेड डिक्शनरी, इसके लिए क्या रास्ता रहेगा हमारे पास? हमको आउटर डिक्शनरी के की पार्ट को लिखना पड़ेगा और फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर नेस्टेड डिक्शनरी का वो की पार्ट लिखना होगा जिसकी वैल्यू हमको चाहिए। यदि नेम की वैल्यू चाहिए तो नेम सेकंड ब्रैकेट में होगा और नेम किस डिक्शनरी की वैल्यू है? वो है चाइल्ड 3 नाम की डिक्शनरी की वैल्यू। इसी प्रकार चाइल्ड 3 नाम की डिक्शनरी की एक वैल्यू और भी है जिसमें की है ईयर। तो ये दोनों कीज को हमने सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिखा और हमको मिल गया इन दोनों कीज का वैल्यू पार्ट, ये मिल गया। रन किया तो ये था हमारी नेस्टेड डिक्शनरी। अपडेटिंग मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स इन द डिक्शनरी। अपडेट करने के लिए मैंने आपको अभी एक तरीका बताया था कि यदि हमने कीज़ को डुप्लीकेट डाल दिया तो पुरानी की वैल्यू इस नई वाली सेम की इस न्यू वैल्यूज़ के साथ अपडेट कर दी जाएगी। पुरानी जो वैल्यू थी सेम की में उसको हटा दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि डिक्शनरी
कि जो की पार्ट होती है वो इम्यूटेबल होती है, वेयर इज द वैल्यू पार्ट इज म्यूटेबल। एक और तरीका है अपडेट करने का, वो है अपडेट फंक्शन का यूज़ करके, और इसके साथ भी वही कहानी होगी। विल अपडेट द डिक्शनरी विद द आइटम्स फ्रॉम द गिवन आर्ग्यूमेंट। यदि की पहले से होगी तो उस की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और यदि वो की नहीं हुई तो उस की को अपडेट फंक्शन ऐड कर देगा, अपडेट मेथड ऐड कर देगा। मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई है जिसका नाम है SUV, और उसके कंटेंट्स हैं की में ब्रांड, वैल्यू में फोर्ड, की में मॉडल, वैल्यू में एंडिवर, की में ईयर और वैल्यू में 2017। अब मैंने क्या किया कि SUV नाम की इस डिक्शनरी में कलर की को खोजने की कोशिश की या जोड़ने की कोशिश की। अब चूंकि कलर नाम की तो है ही नहीं, तो क्या होगा, कलर नाम की अपने इस वैल्यू के साथ इस डिक्शनरी में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। प्रिंट करके देखते हैं, तो ये हमारी डिक्शनरी में ऐड हो गया। अब यही काम यदि हमको अपडेट मेथड से करना होता तो हम क्या करते हैं, लिखते SUV डॉट अपडेट, और यहाँ पे हम देखते हैं की और वैल्यू को इन दिस सिंटेक्स फंक्शन के अंदर एक एलिमेंट का डिक्शनरी। तो ये फंक्शन इस नए की को विद द वैल्यू ऐड कर देता हमारी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में, और ये आ गया। क्लियर। अब यदि मैंने कलर को चेंज करने की कोशिश की, चूंकि अपडेट मेथड कलर को ब्लैक डाल चुका है, तो सेकेंड टाइम अपडेट मेथड इस नए की को डालने से पहले सारी कीज को एक बार चेक करेगा और देखेगा यदि की पहले से है तो फिर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मैंने कलर को रेड से ब्लैक कर दिया, ब्लैक से रेड कर दिया, और चूंकि कलर नाम का ये की पहले से हमारी डिक्शनरी में आ चुका है, इसलिए अपडेट मेथड इसको मॉडिफाई कर देगा, ना कि ऐड करेगा। और फिर हमने अपनी इस डिक्शनरी को प्रिंट किया जिसका नाम है SUV, और हमने देखा कलर जो पहले ब्लैक हुआ करता था अब ये कलर बदल गया। अब हम लोग देखते हैं हाउ टू रिमूव द डिक्शनरी आइटम्स। डिक्शनरी से आइटम्स को कैसे रिमूव करें, और रिमूव करने के लिए हमारे पास कई अलग अलग छोटे छोटे तरीके हैं, और इन सब को हम पढ़ेंगे, देखेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले डेल कीवर्ड का यूज़ करेंगे, फिर हम क्लियर मेथड का यूज़ करेंगे, फिर पॉप आइटम मेथड का यूज़ करेंगे, और उसके बाद पॉप मेथड का यूज़ करेंगे। ये चारों के चारों फंक्शंस या डेल कीवर्ड डिक्शनरी से किसी एलिमेंट को या पूरी की पूरी डिक्शनरी को डिलीट करने का काम करते हैं। सबसे पहले डेल मेथड, तो वही अपनी पुरानी डिक्शनरी को यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं डेल अपनी डिक्शनरी का कि हम अपने इस डिक्शनरी से डेल कीवर्ड को यूज़ करते हुए इस मॉडल और उसकी वैल्यू को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। सिंटेक्स क्या होगा, द कीवर्ड डेल विद द नेम ऑफ द डिक्शनरी, और ब्रैकेट में की का नाम होगा, ना कि वैल्यू का नाम होगा। रन करते हैं और हम देख सकते हैं कि हमारी डिक्शनरी से ये पर्टिकुलर की निकल चुकी है। क्या होगा जब हम लोग डेल के साथ कोई भी पर्टिकुलर की वैल्यू नहीं देंगे बल्कि लिख देंगे डिक्शनरी का नाम, तो ऐसी हालत में डेल कीवर्ड पूरी की पूरी डिक्शनरी को ही साफ कर देगा, क्लियर कर देगा, ख़त्म कर देगा, और आएगी कि नेम एरर। जब हम उस डिक्शनरी को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो बोलेगा कि ये डिक्शनरी तो है ही नहीं। सेम काम हमारे टपल में भी होता था, ठीक है ना। बस टपल में हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते थे क्योंकि टपल मॉडिफाइबल नहीं होती हैं। डेल को जानने के बाद हम लोग पॉप और पॉप आइटम को देखते हैं। पॉप मेथड को सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे, और पॉप मेथड जो होता है वो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करेगा, डिलीट करेगा फ्रॉम द डिक्शनरी। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अपनी डिक्शनरी का नाम,
डॉट पॉप और यहाँ पे लिखेंगे उस की का नाम जिसको हमको डिलीट करवाना है फ्रॉम द डिक्शनरी, और इसको कर देंगे हम लोग। अभी पॉप मेथड जो है वैल्यू रिटर्न करता है, तो प्रिंट उस रिटर्न वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो ये रिटर्न हो गया वैल्यू। और उसके बाद यदि हम अपने डिक्शनरी को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या चीज़ें बची हैं उसमें, तो हमको ये जो ब्रांड है ये अब नहीं मिला, क्योंकि वो तो पॉप होके डिलीट हो चुका है। अब चूंकि वैल्यू ये पॉप करेगा, तो आप किसी एक वेरिएबल में भी इसको असाइन कर सकते हैं। ये काम हम लोग पहले भी करके देख चुके हैं। और फिर उस वैल्यू को आप प्रिंट भी कर सकते हो या दूसरे किसी यूज में भी ला सकते हैं। चीज़ वही होगी। पॉप मेथड के बाद हम लोग देखते हैं पॉप आइटम क्या करता है। पॉप आइटम क्या करता है कि हमारी डिक्शनरी से ऑटोमेटिकली लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देता है और उसकी वैल्यू रिटर्न करता है। तो लास्ट एलिमेंट क्या था, ये अभी हमने कलर की और ब्लैक वैल्यू को डिक्शनरी में अपडेट किया था, तो ये हमारी लास्ट की और वैल्यू है। पॉप आइटम क्या करेगा, इसी को निकालेगा। इसलिए पॉप आइटम के साथ कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास हम लोग नहीं करेंगे। इसने निकाल दिया कलर ब्लैक, और साथ ही साथ पॉप आइटम ने एक चीज़ और बड़ी प्यारी सी दे दी कि पॉप मेथड सिर्फ वैल्यू रिटर्न करता है, वैल्यू शो कर देता है और की शो नहीं करता है, जबकि ये डिलीट दोनों को करता है। किंतु पॉप आइटम डिलीट भी करता है और की और वैल्यू पेयर को एज ए टपल यहाँ पे शो कर दिया। और उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास ये जो लास्ट आइटम कलर और ब्लैक था ये नहीं है। अब बचा हमारे पास क्लियर मेथड। क्लियर मेथड क्या करता है, क्लियर मेथड पूरी की पूरी डिक्शनरी को एम्प्टी कर देगा, किंतु डिक्शनरी को रिमूव नहीं करेगा। एम्प्टी डिक्शनरी बनी रहेगी। इसका भी प्रैक्टिकल देखते हैं। ये सिंटेक्स है और रिटर्न तो कुछ करेगा ही नहीं है, कुछ भी नहीं करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्लियर मेथड ने हमारी डिक्शनरी को एम्प्टी कर दिया है, लेकिन डिक्शनरी को डिलीट नहीं किया हुआ है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि डेल मेथड में और क्लियर मेथड में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे कि डेल यदि हम कोई भी आइटम की नहीं पास करते हैं, डेल के साथ साथ सीधे सीधे यदि हम अपनी डिक्शनरी का नाम लिख देते हैं, तो डेल कीवर्ड पूरी की पूरी डिक्शनरी को ही गायब कर देगा, मेमोरी से परमानेंटली ख़त्म कर देगा। लेकिन क्लियर मेथड कभी भी डिक्शनरी को ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स को मिटा के डिक्शनरी को एम्प्टी बना देगा। ठीक है, डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी। इसको देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चेकिंग फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ की इन अ डिक्शनरी एंड इट्स वैल्यू इन अ डिक्शनरी। किसी डिक्शनरी में की एग्जिस्ट करती है कि नहीं, गिवन की एग्जिस्ट करती है कि नहीं, या फिर गिवन वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अब हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे इन और नॉट इन ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हम लोग डिक्शनरी में किसी की को सर्च करेंगे, वेदर दैट पर्टिकुलर की एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी और नॉट, कि वो की हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है, मीन्स है कि नहीं है। किंतु द इन क्लॉज और नॉट इन क्लॉज जो होते हैं वो सिर्फ की ही खोजने का काम करते हैं। डिक्शनरी में सिर्फ की को ही खोजते हैं, वैल्यू को खोजने का काम ये नहीं करते हैं। यदि हमको किसी वैल्यू को डिक्शनरी में सर्च करना है इन ऑपरेटर से, तब फिर हम वैल्यूज़ नाम के फंक्शन को यूज़ करेंगे और ये हमारा सिंटेक्स रहेगा। टू फाइंड द की इन द डिक्शनरी एंड यूजिंग द इन ऑपरेटर टू फाइंड अ वैल्यू इन द डिक्शनरी। इन दोनों चीज़ों का हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलते हैं अपने पाई चार्ट में और बनाते हैं एक डिक्शनरी। तो यहाँ पे कमेंट लिखा है चेक फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ की एंड वैल्यू यूजिंग इन ऑपरेटर।
तो यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी थी, वही पुरानी डिक्शनरी को हम यूज़ कर रहे हैं। डिक्शनरी एम्प्टी है, 3 एलिमेंट्स को हमने डाल दिया और इसके बाद हमारी डिक्शनरी तैयार हो गई। एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं प्रिंट करके कि डिक्शनरी हमारी तैयार हुई है कि नहीं हुई है, और ये है हमारा आउटपुट, डिक्शनरी हमारी तैयार हो गई। अब यदि हमको कोई की खोजनी होगी तो हम क्या करेंगे, सिंटेक्स होगा की का नाम एज, चेक करो इन हमारी डिक्शनरी जिसका नाम है डिक्ट है, अगर ये की होगी तब फिर इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स को रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न हुआ, और नॉट इन ठीक इसका उल्टा काम करेगा और ये चेक करेगा कि नहीं होने पर ट्रू दे और होने पर फॉल्स दे। तो इसने फॉल्स दिया है। तो जैसे मैंने बताया कि इन और नॉट इन ऑपरेटर सिर्फ की को ही सर्च कर सकते हैं, वैल्यू को सर्च नहीं कर सकते। यदि हमने कोई वैल्यू यहाँ पे देने की कोशिश की, मान लेते हैं 20 इन डिक्शनरी, तो हमको मिलेगा फॉल्स, क्योंकि इन ऑपरेटर समझ रहा है कि 20 कोई की पार्ट है, इसलिए वो फॉल्स दे रहा है, क्योंकि 20 तो है नहीं। क्या करना होगा, यदि हमको वैल्यू खोजनी है तो सिंटेक्स हमारा वही रहेगा, 20 इन डिक्शनरी नेम डॉट वैल्यूज। अब वैल्यू फंक्शन बता देगा कि 20 हम जो सर्च करना चाह रहे हैं ये वैल्यूज में जाके सर्च करो। तो 20 यदि मिल गया तो ट्रू, और नहीं मिला तो फॉल्स। तो ये था वैल्यूज फंक्शन, और वैल्यूज फंक्शन के सारे हम खोजते हैं किसी डिक्शनरी में वैल्यूज का एग्जिस्टेंस यूजिंग द इन मेंबरशिप ऑपरेटर। नेक्स्ट, काउंटिंग फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट यूजिंग अ डिक्शनरी। इसमें हम क्या करेंगे कि लिस्ट में कोई एलिमेंट कितनी बार अकर हुआ है, कितना इसकी फ्रीक्वेंसी है, हाउ मेनी टाइम्स द पर्टिकुलर एलिमेंट इज अपीयरिंग इन द लिस्ट, और इस काम को हम करेंगे डिक्शनरी की मदद से। और क्यों करेंगे डिक्शनरी की मदद से, ये भी हम लोग अब प्रैक्टिकल प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। मिटाते हैं इस प्रोग्राम को। अब यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ वर्ड्स 1 या 2 या फिर 3 बार अकर हुए हैं। मीन्स कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जो 1 या मोर देन 1 टाइम्स अकर हुई हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी हम लोग देखते हैं कि कौन सा कितनी बार आया है। और किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए हमारे पास लिस्ट में एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं काउंट। ये मेथड है लिस्ट डॉट काउंट, और यहाँ पे हम अपना एलिमेंट लिख देंगे चेक, और ये बताएगा कि कितनी बार ये हमारा एलिमेंट अकर हुआ है इस लिस्ट में। 3 टाइम्स हुआ है ना, दिस इज 1 2 एंड दिस इज 3 टाइम्स। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं फॉर स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए विद द हेल्प ऑफ इन मेंबरशिप ऑपरेटर सारे के सारे लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करूँगा और शो करूँगा। फॉर लूप का ये भी वेरिएशन है, फॉर आइटम इन लिस्ट। अब ये आइटम हमारा वेरिएबल है और ये हमारी लिस्ट है जिसके अंदर कई सारे एलिमेंट्स हैं, और एक एक करके हम सारे के सारे आइटम्स को प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट आइटम, इसको अभी फॉर द टाइमिंग मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो ये लूप क्या करेगा, डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 विजिट करेगा। सबसे पहले 2, और 2 चला जाएगा आइटम की वैल्यू के रूप में, और यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन, जब तक ये लिस्ट के अंतिम एलिमेंट तक नहीं पहुँच जाता है तब तक ये लूप चलता रहेगा। नेक्स्ट इटरेशन THE वैल्यू बन गया आइटम का, और ये प्रिंट हो गया। इसी प्रकार चेक इन, चेक इन, ये सारे एक एक करके इस आइटम नाम के वेरिएबल की वैल्यू बनते रहेंगे और यहाँ पे प्रिंट हमारा होता रहेगा। देखो रन किया तो सारे के सारे आइटम विजिट हुए और प्रिंट हुए। अब इसी में मैंने एक एक आइटम की फ्रीक्वेंसी को भी चेक कर लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे आइटम, और एक मैं इस मैसेज दे दे रहा हूँ स्ट्रिंग के रूप में, हैज़
frequency of list dot count और end is equal to empty string दे देते हैं जिससे कि सारा का सारा ये एक लाइन में प्रिंट हो। फॉर आइटम इन द लिस्ट मैंने बता दिया, और इसके बाद इस मैसेज के साथ हम लोग एक एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेक करेंगे। और ये हमारा आउटपुट 2 एक बार आया है हमारी लिस्ट में, द 2 बार आया है, और चेक 3 बार आया है। लेकिन इसने क्या किया है ना कि जब जब एक एक आइटम मतलब एक एक हमारा ये स्ट्रिंग मिलता चला गया तो पूरी की पूरी लिस्ट में उसको उसकी फ्रीक्वेंसी को ये काउंट करता चला गया। तो एक ही वर्ड कई बार हमारा काउंट हो गया। किंतु जब हम डिक्शनरी में इसको रखेंगे तो वहाँ पे एक वर्ड की अकरेंस सिर्फ एक ही बार वो चेक करेगा कितनी बार आया है। दोबारा यदि वो वर्ड आता है तो उसकी अकरेंस को चेक नहीं करेगा। इसलिए हम लिस्ट से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को चेक करके डिक्शनरी का यूज़ करते हुए उस एलिमेंट को डिक्शनरी के अंदर रखते हैं। यहाँ पे मैंने बना दी एक एम्प्टी डिक्शनरी जिसका नाम है डिक्ट। और सबसे पहले हमने यहाँ पे एक एक एलिमेंट विजिट करने की तैयारी कर ली इन द लिस्ट यूजिंग द फॉर लूप एंड द इन मेंबरशिप ऑपरेटर। अब हम लोग फॉर लूप और इन मेंबरशिप ऑपरेटर से एक एक एलिमेंट लिस्ट का विजिट करेंगे, चेक करेंगे इफ़ ये आइटम नॉट इन DICT, यदि ये आइटम पहले से डिक्शनरी में नहीं है तो इसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करो और डिक्शनरी के अंदर रख दो। किसको? उस पर्टिकुलर एलिमेंट को और उसकी फ्रीक्वेंसी। तो एलिमेंट हमारा ये स्ट्रिंग होगा और फ्रीक्वेंसी एज अ वैल्यू आ जाएगी। तो ये स्ट्रिंग जो है हमारी की का काम करेगी डिक्शनरी में और उसकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू का काम करेगी। तब क्या करो, काउंट नाम का ये जो हमारा वेरिएबल है इसमें हम लिस्ट डॉट काउंट और आइटम को रख देंगे। अब सबसे पहले हमको मिला 2 मिलने पर ये चेक हुआ कि डिक्शनरी में 2 है कि नहीं है। तो डिक्शनरी तो हमारी एम्प्टी है तो 2 तो इसमें है नहीं, तो यस इसके अंदर 2 या ये आइटम नहीं है। तब क्या किया हमने, इस आइटम की फ्रीक्वेंसी को काउंट किया और वेरिएबल काउंट में रख दिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे। डिक्ट और आइटम को हम बना देंगे मीन्स इस पहली स्ट्रिंग को, फिर उसके बाद इस स्ट्रिंग को, इसको बना दिया हमने की और काउंट को बना दिया हमने उसकी वैल्यू। और इस प्रकार से डिक्शनरी हमारी तैयार हो जाएगी। सारा काम हो जाने के बाद हम प्रिंट करेंगे अपनी इस नई डिक्शनरी को और यहाँ पे हमको वो सारे के सारे आइटम और उनकी फ्रीक्वेंसी ये दोनों मिल जाएगी। ये देखिए 2 एक बार, THE 2 बार, चेक 3 बार, इन 2 बार, लिस्ट 1 बार आया। कोई बात नहीं, यदि ये आपको पूरा नहीं समझ में आ रहा है तो आने वाले समय में बहुत ही जल्दी इस डिक्शनरी को पढ़ने के बाद और यदि आवश्यकता पड़े तो कुछ फंक्शन की इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ने के बाद तुरंत हम लोग अपने एक्सरसाइजेस पर आएंगे, प्रैक्टिस सेशन में आएंगे और बहुत सारे आउटपुट के क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। वहाँ पे ये सब फॉर और ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी और बार बार जब आप उसको सुनिएगा और मैं उन सब चीज़ों को अलग अलग प्रकार से समझाने की कोशिश करूँगा तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। कोई बात नहीं, वेट करिए। और सबसे अच्छा है कि खुद से भी प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लो, समय है अभी आपके पास, ऐसा नहीं है कि बहुत कम समय है। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस ऑन डिक्शनरी। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, डैश इज अ मैपिंग बिटवीन अ सेट ऑफ कीज एंड अ सेट ऑफ वैल्यूज। मैपिंग होता है सेट ऑफ कीज और सेट ऑफ वैल्यूज के बीच में, तो ये तो है डिक्शनरी, सिंपल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, डिक्शनरी इज ऑल्सो नोन एज म्यूटेबल डेटा टाइप। क्वेश्चन नंबर 3, इन डिक्शनरीज की वैल्यू पेयर इज कॉल्ड एन, तो की वैल्यू पेयर डिक्शनरी में क्या कहलाती है, आइटम। क्वेश्चन नंबर 4, डिक्शनरीज इन पाइथन आर म्यूटेबल,
और नॉन म्यूटेबल, या फिर दोनों। कीज हमारी इम्यूटेबल होती है, दैट इज नॉन म्यूटेबल, और वैल्यूज जो होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। माइडिक्ट नाम की डिक्शनरी है और ये है उसके एलिमेंट्स। प्रिंट माइडिक्ट, तो ये पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपको प्रिंट इसका आउटपुट लिखना है तो बहुत ही परफेक्ट होने के लिए आप इसको सिंगल क्वोट में कर दो, क्योंकि जो आउटपुट वाली डिक्शनरी के एलिमेंट्स होते हैं उसमें स्ट्रिंग्स हमेशा सिंगल क्वोट में ही आएगी, लाइक दिस। ये ए इज द करेक्ट आंसर। 6 में आते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट, क्या होगा इसका। माइडिक्ट नाम की एक डिक्शनरी है, ठीक है, सेम एज प्रीवियस वन। यहाँ पे माइडिक्ट 1 है, प्रिंट दोनों इक्वल है, नो दोनों इक्वल नहीं है, सो द आंसर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7, द आइटम्स इन द डिक्शनरी आर ऑर्डर्ड। ठीक, अगर पूछा जाएगा या आपके नॉलेज के लिए, वर्जन 3.7 ऑफ द पाइथन, वहां से और उसके आगे डिक्शनरीज हमेशा ऑर्डर्ड पेयर ही रहती है। मैंने थ्योरी में आपको डिटेल में समझाया था। क्वेश्चन नंबर 8, इन डिक्शनरी कीज एंड वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कोलन। कीज और वैल्यूज के बीच में तो कोलन होता है और दो आइटम्स के बीच में कॉमा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, टू क्रिएट अ डिक्शनरी द आइटम्स एंटर्ड आर सेपरेटेड बाय आइटम्स तो आपस में सेपरेट होते हैं कॉमा से, और डिक्शनरी एनक्लोज होती है ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस भी बोल सकते हैं। सो आंसर A is the correct one. Question number 10. Which of the following function is used to delete element from the dictionary? अब डिक्शनरी की की और वैल्यूज का पेयर होता है, एक पार्ट इसका इम्यूटेबल है, दूसरा पार्ट इसका म्यूटेबल है, तो यहाँ पे पॉप फंक्शन ही ये काम कर सकता है, which will always going to delete element from the dictionary. Question number 11, what will be the output of the following code? यहाँ पे एक डिक्शनरी है जिसका नाम है माइडिक्ट, दो इसके आइटम्स हैं ये और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 97 प्रिंट करता है माई डिक्शनरी का इंडेक्स। और हम जानते हैं अच्छे ढंग से कि डिक्शनरी में जो इंडेक्स होता है वो कभी नंबर से नहीं होता है जैसे लिस्ट या टपल या स्ट्रिंग्स में होते हैं, बल्कि इंडेक्स हमेशा की वैल्यू ही होती है। तो जब भी हम किसी की वैल्यू को लिखेंगे तो हमको उस की का वैल्यू पार्ट मिल जाएगा। सो आंसर विल बी 94। क्वेश्चन नंबर 12, कीज इन द डिक्शनरीज आर, ये इम्यूटेबल है, कीज तो इम्यूटेबल होती है, और कीज इन द डिक्शनरी मस्ट बी इम्यूटेबल एंड शुड बी ऑफ एनी इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो इन दोनों का आंसर इम्यूटेबल ही होगा। Question number 14. In dictionary, item of a sequence are accessed using a technique so-called indexing. Question number 15. How can we create an empty dictionary? Empty dictionary कैसे create करते हैं? This is the way. C is the correct answer. Question number 16. The membership operator dash checks if the key is present in the dictionary and returns true. ये in ऑपरेटर है। और 17 का आंसर क्या होगा? The dash operator returns true if the key is not present in the dictionary, not in. तो 16 का आंसर है in और 17 का आंसर है not in. 18. In which statement traversing can be done in the dictionary? भाई डिक्शनरी की ट्रैवर्सिंग कैसे कर सकते हैं? मीन्स विजिटिंग ऑल द एलिमेंट्स वन बाय वन फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट टू द लास्ट एलिमेंट, ये होती है ट्रैवर्सिंग। ऑल्दो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी और लंबी जाती है, इसको मैंने कहीं बताया जरूर है आपको। तो लूप स्टेटमेंट से ही ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, वो डिक्शनरी हो या फिर लिस्ट हो या टपल हो या स्ट्रिंग हो, ट्रैवर्सिंग होनी है तो फिर वो लूप से ही होगी। हाँ, चूंकि डिक्शनरी में स्लाइसिंग नहीं चल सकती है तो लूप ही एक तरीका है। लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग में हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं लूप के सहारे भी और स्लाइसिंग के सहारे भी, दो तरीके होते हैं उनमें, इसमें एक ही तरीका है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। भाई बोलता है कि माइडिक्ट है और इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसका नाम है माइडिक्ट, तो हमको पूरी की पूरी डिक्शनरी मिल जाएगी वंस अगेन, बस सिंगल क्वोट में होगा। सो द आंसर विल बी दिस ए। क्वेश्चन नंबर 20, द फॉलोइंग कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, द फॉलोइंग कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे एक वेरिएबल है माइडिक्ट और n1 की है, एक वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल है, और चूंकि वेरिएबल भी इम्यूटेबल होते हैं तो आप की जगह इसको लिख सकते हैं, परफेक्टली करेक्ट है ये। और यहाँ अंदर एक डिक्शनरी की नेस्टिंग हुई है, सेकंड एलिमेंट मीन सेकंड आइटम में भी एक डिक्शनरी की नेस्टिंग हुई है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेस्टेड डिक्शनरी। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिक्शनरी इनसाइड अ डिक्शनरी। ठीक है, ये दोनों सही है। सो द करेक्ट वन इज सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, डैश फंक्शन क्रिएट्स अ डिक्शनरी फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू पेयर्स। डिक्ट फंक्शन डिक्शनरी को क्रिएट करता है की वैल्यू पेयर्स को लेकर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूज्ड टू क्रिएट अ डिक्शनरी। कौन सा स्टेटमेंट डिक्शनरी क्रिएट करेगा?
ये डिक्शनरी क्रिएट कर देगा, बिल्कुल सही कर देगा ये भी, और ये भी कर देगा डिक्शनरी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है। सी, ये फंक्शन भी, ये तरीका भी डिक्शनरी को क्रिएट करता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं हम लोग। डैश फंक्शन रिटर्न्स द लिस्ट ऑफ कीज इन द डिक्शनरी। कीज फंक्शन से हमको हमारी डिक्शनरी की कीज मिलती हैं। 24, डैश फंक्शन रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन द डिक्शनरी। तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज कौन सा फंक्शन रिटर्न करता है? तो कीज है, नहीं, कीज तो की रिटर्न करेगा। वैल्यूज, वैल्यूज फंक्शन ये काम करता है। 25, डैश फंक्शन रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ टपल्स की वैल्यू पेयर। सो आइटम्स इज द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 25, डैश फंक्शन रिटर्न्स द लिस्ट ऑफ टपल्स की वैल्यू पेयर। तो ये फंक्शन है आइटम। यदि आइटम फंक्शन मैंने थ्योरी में नहीं कवर किया है तो यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ क्या करता है ये फंक्शन आइटम्स। आइटम्स फंक्शन क्या करता है कि सपोज मैंने एक डिक्शनरी लिया ना, ये डिक्शनरी है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये क्या करेगा कि जब हम आइटम फंक्शंस को कॉल करेंगे, अपने डिक्शनरी का वेरिएबल अंदर लिखेंगे, तो इस टाइप से ये टपल में एक एक को सेपरेट कर देगा इस प्रकार से। ये डिक्शनरी के अंदर टपल के रूप में इसको ये की और वैल्यू पेयर्स को बना देगा, ये कर देगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। टू डिलीट द डिक्शनरी फ्रॉम द मेमोरी वी यूज। अब पूरी की पूरी डिक्शनरी को ही खत्म करना है मेमोरी से, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? द डेल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 27, डैश फंक्शन डिलीट्स और क्लियर ऑल द आइटम्स इन द डिक्शनरी। अब देखो ये दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि हमको डिक्शनरी को ही मेमोरी से खत्म कर देना है ना, डिक्शनरी वेरिएबल भी खत्म हो जाएगा, पूरी डिक्शनरी खत्म हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि डिक्शनरी और उसके वेरिएबल्स तो अपनी जगह पर रहेंगे बिल्कुल, लेकिन बस अंदर के सारे आइटम्स की वैल्यू पेयर्स गायब हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो फंक्शन इज क्लियर। 27 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 28, डिक्शनरी की मस्ट बी डैश। भाई ये यूनिक होगा, बोथ ए एंड बी तो नहीं हो सकता, डिक्शनरी की इम्यूटेबल भी है और यूनिक भी है, ये दोनों। अगर मैं यहाँ पे इसको ये ऑप्शन डाल दूँ तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा, ज़्यादा परफेक्ट होगा कि यूनिक भी होना चाहिए, इम्यूटेबल भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, द डेटा टाइप लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस। अच्छा, यहाँ पे एक लिस्ट का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं स्किप करके। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज द पॉप मेथड डू व्हेन यूज द पाइथन डिक्शनरी। पाइथन डिक्शनरी में जब पॉप मेथड को हम लोग यूज करते हैं तो क्या करता है ये? क्या ये रिमूव्स एंड रिटर्न्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ द डिक्शनरी? नो। करता क्या है कि अगर हमने किसी की को स्पेसिफाई कर दिया है तो उसकी वैल्यू वो रिटर्न कर देता है पॉप करके। तो बी इज द राइट आंसर। इंडेक्सिंग तो होती नहीं, इंडेक्सिंग तो हमेशा की पर ही होती है, इसलिए सी तो हो नहीं सकता। और चूंकि पॉप मेथड है तो फर्स्ट आइटम तो रिटर्न नहीं कर सकता, या तो लास्ट आइटम रिटर्न करेगा या तो स्पेसिफाइड आइटम रिटर्न करेगा, यही होता है पॉप फंक्शन का काम। तो डिक्शनरी में बी ही सही होगा पॉप के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू ऐड अ न्यू की वैल्यू पेयर टू अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में अगर हमको कोई नया की वैल्यू का पेयर डालना हो, अपेंड करना हो, ऐड करना हो, तो कौन सा हम लोग फंक्शन को यूज करेंगे? भाई यहाँ पे अपडेट होता है जो कि किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, सो डी इज द करेक्ट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 32, आउटपुट क्या होगा? माई डिक्शनरी है, इसमें हमारे पास 3 की है और 3 वैल्यूज हैं, ये 3 पेयर है। माई डिक्ट गेट। अभी गेट फंक्शन क्या करता है? गेट फंक्शन यदि किसी डिक्शनरी का हमने की मेंशन कर दिया है तो उस की वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बी नाम की लिख दिया तो बी की वैल्यू रिटर्न करेगा। अभी जीरो क्या कर रहा है यहाँ पे? जीरो ऑप्शनल होता है, मीन्स ये जो वैल्यू है, ये जो कांस्टेंट है, ये ऑप्शनल होता है। इन द केस हमारे पास वो की डिक्शनरी में नहीं है जो कि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की है, तो फिर ये वैल्यू हमारी रिटर्न हो जाएगी। इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से भी आपको बता देता हूँ। अब ये हमारा आंसर था, क्योंकि बी नाम की हमारे पास थी तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर दिया हमारे इस पाइथन के इंटरप्रेटर ने। लेकिन इन द केस हमारे पास टी नाम की नहीं है तो क्या रिटर्न होगा? जीरो रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि की अवेलेबल नहीं है। ये काम होता है गेट फंक्शन का। बैक टू क्वेश्चन, तो द राइट आंसर इज 2।
In this case, question number 33. Which of the following method is used to get a list of all keys in the Python dictionary? सारी की सारी keys अगर हमको कैसे मिलेगी? ये इस फंक्शन से मिलती है। की नाम का फंक्शन सारी की सारी keys डिक्शनरी की आपको बना के निकाल के दे देगा, और ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 34, आउटपुट निकालो इसका। बोलता आउटपुट बताओ, ठीक है। सेम है ये डिक्शनरी जैसे हमारे इसके पहले थी किसी क्वेश्चन में। माई डिक्ट नाम का ये वेरिएबल डॉट कीज, कीज क्या करता है भाई, सारी की सारी कीज को निकाल के ये रिटर्न करेगा। किस में रिटर्न करेगा, ये हमारे इस वेरिएबल में, और जितनी भी कीज है ना उसको एक लिस्ट में बना के ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये आंसर बिल्कुल ऐसे ही आएगा। डिक्ट कीज की जो की है वो इस प्रकार से आपको आंसर में मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज इन द पाइथन डिक्शनरी? वैल्यूज मेथड है। वैल्यूज मेथड से हमको सारी की सारी वैल्यूज मिल जाती हैं। और यदि मैंने यहाँ पे, अच्छा वैल्यूज मेथड को मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यदि यहाँ पे कीज की जगह वैल्यूज में लिख देता तो आंसर आता डिक्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, और यहाँ पे हमको मिलता 1, 2 और 3। सेम बिल्कुल इसी पैटर्न पे आंसर मिलता, द लिस्ट ऑफ वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल की वैल्यू पेयर्स इन अ पाइथन डिक्शनरी? गेट आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 37, which of the following methods is used to get a list of all key value pairs in a Python dictionary? Python dictionary में की वैल्यूज के पेयर हमको किस में मिलेंगे, किस फंक्शन से मिलेंगे? ये आइटम्स नाम का फंक्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 37 में आइटम्स फंक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल या छोटा सा एक्सप्लेनेशन वो क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है। इसको मैं बताता हूँ आपको। सेम वही क्वेश्चन है, बस प्रिंट रिजल्ट। तो प्रिंट रिजल्ट ही क्या करेगा, ये सी वाला देगा डिक्ट अंडरस्कोर आइटम्स, बिल्कुल इसी प्रकार से एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू रिमूव अ की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी? तो की वैल्यू पेयर को डिक्शनरी से रिमूव करने के लिए हमारे पास पॉप फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में पॉप बोल रहा है, जैसा कि मैं इसके पहले किसी क्वेश्चन में बता चुका हूं। पॉप की जो भी की है उसको डिलीट कर देगा और उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, सो द आंसर विल बी 2। और इसके बाद यदि हम अपने डिक्शनरी को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तब हमको मिलेगा ये और ये, क्योंकि बी को हमने डिलीट कर दिया है और उसकी वैल्यू को रिटर्न करवा दिया है पॉप फंक्शन से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू क्लियर ऑल द आइटम्स फ्रॉम द पाइथन डिक्शनरी? तो ये तो सिंपल है, ये तो क्लियर मेथड है हमारे पास, टू क्लियर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिक्शनरी। लेकिन हाँ, डिक्शनरी खाली होती है, मेमोरी से हटती नहीं है, और ये चीज़ हम लोग पहले देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्लियर करने पर ये क्या देगा? भाई क्लियर हो गई, ये आंसर है हमारा सही, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना क्वेश्चन नंबर 42 को एक्सप्लेन करते समय। खाली कर देगा लेकिन डिक्शनरी भाई बनी रहेगी, ये डिक्शनरी वेरिएबल एम्प्टी डिक्शनरी प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू अपडेट अ पाइथन डिक्शनरी विद एलिमेंट्स फ्रॉम अनदर डिक्शनरी और फ्रॉम द इटरेबल ऑफ की वैल्यू पेयर? तो ये अपडेट नाम का मेथड है और उसको काफ़ी डिटेल में हम लोग ने पढ़ा है अपने थ्योरी वाले उस सेशन में। क्वेश्चन नंबर 44, दो डिक्शनरी है, आउटपुट पूछ रहा है ये अपडेट करता है, डिक्ट 1 में डिक्ट 2 को अपडेट करना है। तो भाई देखो अपडेट करते समय ये तो आएगा ही आएगा हमारे रिजल्टेंट डिक्शनरी में, मीन्स डिक्ट 2 में ये रहेगा बी जो है, और बी ये दो बार आया है, तो अपडेट करते समय बी का ये जो पेयर है ना ये रिप्लेस कर देगा इसको। क्वेश्चन नंबर 44 का आउटपुट, डिक्ट 1 में डिक्ट 2 अपडेट हो रही है, मीन्स मर्ज हो रही है, एक तरीके से मर्ज हम बोलेंगे, हो गई। तो डिक्ट 1 और डिक्ट 2 में जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं या आइटम्स हैं वो नई वाली अपडेट वाली डिक्शनरी से रिप्लेस हो जाएंगे। ए तो अपनी जगह पर रहेगा डिक्ट 1 में,
बी इसका आ जाएगा और सी तो खैर है ही नहीं डिक्ट 1 में, तो सी भी डिक्ट 2 का ही आ जाएगा। तो आंसर हमारा ये होगा 1, 2 और ये 3। किस में है ये देख लीजिए, ये है बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिक्शनरी इन पाइथन इज ट्रू। भाई डिक्शनरी आर ऑर्डर्ड कलेक्शन, बिल्कुल सही है ये। डिक्शनरी कैन कंटेन डुप्लीकेट कीज, नहीं भाई कीज तो यूनिक होती हैं। सी डिक्शनरीज आर इंडेक्स बाय इंटीजर्स, नो 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 नो, इंडेक्सिंग तो हमेशा की से ही होती है। और डिक्शनरीज आर इमोटेबल, नहीं ये भी गलत है भाई, क्योंकि डिक्शनरी का की पार्ट इमोटेबल होता है, वैल्यू पार्ट मूटेबल होता है, तो फाइनली डिक्शनरीज जो है वो मूटेबल की ही कैटेगरी में आती हैं। 46 आउटपुट बताएं इसका। यह है एक छोटी सी डिक्शनरी। और पॉप आइटम, पॉप आइटम क्या करता है, तो पॉप आइटम लास्ट एलिमेंट को कंप्लीटली रिटर्न करता है की और वैल्यू पेयर के साथ इन द फॉर्म ऑफ टपल। ये आंसर हमारा सही है। 47, which of the following methods is used to get a value for a specified key in a Python dictionary, and if the key does not exist it inserts the key with the specified default value। क्या कह रहा है ये कि कोई इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि बताई गई की का वैल्यू देता है, और यदि की नहीं होगी तो उस की को वो इंसर्ट कर देगा और उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू भी दे देगा। चलते हैं इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। अब यहाँ पे जो फंक्शन सेट डिफॉल्ट है ये काम करता है जो लिखा हुआ है। यदि वो की अवेलेबल है तो उसकी वैल्यू ये देगा या वैल्यू को सेट करेगा, और यदि वो की नहीं होगी तो फिर उस की को जो भी हमने वैल्यू पास की है उससे वो ऐड कर देगा। सेट डिफॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपके इस सिलेबस में भी मुझे नहीं लगता है कि कोई इंपॉर्टेंस रखता है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 47 का एक्सप्लेनेशन है विथ एग्जांपल। यहाँ पे एक डिक्ट है, सेट डिफॉल्ट नाम का ये फंक्शन D4, तो D4 जो है ये हमारी इसमें जुड़ जाएगी। अब चूंकि की हमारी D यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इस डिक्शनरी में जिसका नाम है माइडिक्ट, तो एक नई की वैल्यू पेयर हमारी यहाँ पे अपेंड हो जाएगा ऐसे विद अ वैल्यू 4, और फिर इसका ये आंसर हमको दे देगा रिजल्ट विच इज 4। और यदि मैं इसकी जगह C लिख दूं तो फिर C की ही वैल्यू मिलेगी, डिफॉल्ट वैल्यूज पे नहीं चलेगी। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू गेट द वैल्यू फॉर ए स्पेसिफाइड की इन द पाइथन डिक्शनरी। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो कि की को स्पेसिफाई करने से उसकी वैल्यू दे देता है। सो दैट इज अ गेट मेथड। गेट ये करता है और हम लोग इसको पहले देख चुके हैं। इसका आउटपुट क्या होगा, बी। यदि है तो उसकी वैल्यू मिलेगी और नहीं है तो 0 रिटर्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू चेक इफ द की एग्जिस्ट इन द पाइथन डिक्शनरी। भाई कोई की अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसको चेक करने का, उसको देखने का क्या तरीका हमारे पास है, तो ये दो मेथड्स तो होते ही नहीं है, तो इन ऑपरेटर ही बचता है एज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, ये आउटपुट का क्वेश्चन है, ए इन माई डिक्ट रिजल्ट विल बी। भाई है ये ए नाम की तो इसका आंसर होगा हमारा ट्रू, क्योंकि इन ऑपरेटर तो हमेशा ट्रू और फॉल्स में ही आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, इसका आउटपुट निकालने के लिए बोलता है, ये हमारी छोटी सी डिक्शनरी है, न्यू डिक्ट माई डिक्ट डॉट कॉपी। कॉपी फंक्शन क्या कर रहा है कि इसकी एक कॉपी इस वेरिएबल में बना के डाल दे रहा है। इसका मतलब है यहाँ तक माई डिक्ट की जो वैल्यूज है और न्यू डिक्ट नाम के इस डिक्शनरी वेरिएबल की जो वैल्यूज है ये सेम है। इसके बाद एक नया आइटम हमने ऐड कर दिया डी और 4, जिसकी वैल्यू 4 है, की है डी। तो न्यू डिक्ट में हमारे पास हो गए हैं 4 एलिमेंट्स या 4 आइटम्स, जिसमें डी भी आ गया है 4 वैल्यू के साथ। तो माई डिक्ट को प्रिंट करेंगे, तो माई डिक्ट को जब प्रिंट करेंगे तो माई डिक्ट तो वैसी की वैसे ही रहेगी जैसे कि ओरिजिनल थी। न्यू डिक्ट चेंज हो गया। न्यू डिक्ट को अगर हम प्रिंट करते हैं यहाँ पर तो A1, B2 और C3 और D4 मिल जाता है, किंतु माई डिक्ट में कोई असर नहीं पड़ेगा। सो द आंसर करेक्ट इज दिस वन, ए। 54 आउटपुट बताएं, बाय माई कीज को लिस्ट के रूप में शो करो।
माई डिक्ट को कि कीज को लिस्ट बना के शो करो, तो ठीक है, ये कर देगा फंक्शन ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, ये बोलता है ये क्या कर रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या कर रहा है। तो एक नई की बना के डाल दिया है और एड्स अ न्यू की डी विद अ वैल्यू 4, ये बिल्कुल सही है। 4 नाम की और डी नाम की वैल्यू 9, ये गलत है। रिमूव तो कर ही नहीं रहा है, अपडेट भी नहीं कर रहा है बिल्कुल। तो आंसर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। बोलता है कि किस प्रकार का एरर यहाँ पे हमको मिलेगा। अब डी नाम की तो हमारे पास है नहीं, और बोलता है डेल कर दो, डिलीट कर दो डी को। तो की एरर, द की इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। 57, व्हाट टाइप ऑफ एरर will the following code produce? my dict keys। अब यहाँ पर ये डिक्शनरी है और कीज मेथड क्या करेगा, सारी की सारी कीज को निकाल के टपल के रूप में इस वेरिएबल में रख देगा। और आंसर अगर मैं बोलता कि आई वांट टू सी द कीज ओनली, तो हमको मिलती डिक्ट अंडरस्कोर कीज ए बी और सी टपल के फॉर्म में मिलती। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई 0 है, तो इंडेक्स 0 तो चलता नहीं यार, इंडेक्सिंग ऐसी तो चलती नहीं है डिक्शनरी में, तो ये टाइप एरर की कैटेगरी में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन सा तरीका गलत है पाइथन डिक्शनरी बनाने के लिए। तो ए में तो बिल्कुल सीधी तरीके से दिया हुआ है, ये सही है। बी में भी हम वैल्यूज इस प्रकार से असाइन कर सकते हैं, ये भी परफेक्टली सही है। सी में भी कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से भी हम अपनी वैल्यूज को, अपनी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। डी में क्या कर रहा है कि वेरिएबल को वैल्यू तो मिल रही है, वेरिएबल को भी, मतलब की को वैल्यू, की को वैल्यू, की को वैल्यू, और यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया भाई मामला। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये कांस्टेंट है और असाइनमेंट ऑपरेटर काम नहीं करेगा इस पे। हेंस द डी इज इनकरेक्ट।